देवी और सज्जनों, आपके पास में इस चैप्टर के लिए आपने क्या कुछ लिखा है? डोंट नो, क्या आपने वहां पे समरी में एमएम अप्रोच के बारे में लिखा है? समरी में क्या आपने एमएम अप्रोच लिखा है? आज दोस्तों हम इस चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ेंगे। यह है चैप्टर आपका डिविडेंड डिसीजन। और इसके बच्चे हैं, वैसे तो इस चैप्टर में 5 बच्चे हैं। नंबर 1 वॉल्टर, गॉर्डन, गरमदूत, लिटनर्स अप्रोच एंड एमएम अप्रोच। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो सब रिवाइज करने का समय आ गया। द एंटायर चैप्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू 5 पार्ट्स। अभी सिर्फ मैं एक बार इसको पहले खत्म करता हूं फॉर्मूला वाइज, फिर आप लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में वी वांट द परफेक्शन, वी वांट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आईसीए एज वेल। ओके, एक बार देख लेते हैं, सब लोग फटाफट करेंगे। बताओ बच्चों, वॉल्टर का फॉर्मूला जल्दी से बता दो, क्या निकालेंगे यहाँ पे? अच्छा, रिलेवेंस है, इररिलेवेंस है। रिलेवेंस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपके डिविडेंड कम ज्यादा हो जाएगी तो आपका थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस चेंज होगा। और इनका गॉर्डन, वॉल्टर, जीडी और ये एमएम का इस्तेमाल होता है आपके थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस कितनी होगी उसके लिए। ये भी रिलेवेंस है। रिलेवेंस का मतलब क्या हुआ? आप डिविडेंड जैसा चेंज करोगे आपके टीएमपी यानी कि थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगी। यहां पे ये भी आपके रिलेवेंस अप्रोच में आ जाता है, क्योंकि यहां भी आपका जो प्राइस है वो डिविडेंड और एपीएस पर निर्भर करता है। उसके बाद में ये है एमएम और ये है लिटनस। यहां पे बताइए आप निकालते हो, यहां पे आपका ये निकालना है, यहां पे क्या निकालना है? वैसे आपको D1 निकालना है। और ये भी आपका ये वाला थ्योरी जो है वो इररिलेवेंस थ्योरी। क्या मतलब है इसका? डिविडेंड का होना नहीं होना फर्क पड़ता नहीं है। डन गाइस? आगे आगे बढ़ना। बस मैं एक बार फॉर्मूला लेता हूं, फिर आप लिख दीजिए। वॉल्टर में बता दो क्या है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस? D अपॉन प्लस आपने जो ईपीएस दिया है माइनस करेंगे डिविडेंड, जो बचेगा रिजर्व है। इज दैट ओके गाइस? ये आपका फॉर्मूला है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूं गॉर्डन की, तो उसके 2 बच्चे होंगे, बच्चा 1 बच्चा 2। ये आपका थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आ गया, एक ग्रोथ वाला एक नॉन ग्रोथ। थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस ग्रोथ वाला बताओ, D अपॉन के, और इधर बराबर है। और मैं जीडी की बात करता हूं, यहां पे बोलता है कि आपकी जो प्राइस आएगी, आपका ये जो मल्टीप्लायर है उसको आपको D प्लस, ये आपका, मैं इसको मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर लिख देता हूं। ये M यानी कि मल्टीप्लायर हो जाता है। याद आ रहा है सारे फॉर्मूला? खुद से याद आ रहा है? देखते हैं कितने लोगों को लिटनस याद आ रहा है। D1 इज इक्वल टू D0 प्लस आपका जो ईपीएस आया है उसका पे आउट करेंगे, D0 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, बराबर है। ठीक है? यहां से आपका निकलता है D1। याद रखें, इससे आपका टीएमपी नहीं निकलता, D1 निकलता है। और एमएम अप्रोच को लिखते समय याद रखें, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फेज 1 फेज 2। इसको क्या करते हैं? पहले इसको फेज 1 में क्या करते हैं हम लोग, इसका एमपीएस निकालते हैं, और इसके फेज 2 में
हम लोग उसका कंपनी का वैल्यू निकालते हैं, सही है? तो इसका ये चेंज हो सकता है पर यहां सेम हो जाता है, समझ आ रहा है? फेज 1 फेज 2 एमपीएस और वैल्यू की बात करेंगे। बता दो बच्चों, फेज 1 में क्या करते हैं हम लोग? जब आपको एमपीएस निकालना होता है, अभी अभी आपने किया है, कैसे निकालते हैं इसको? एक तो डिविडेंड पेड और डिविडेंड नॉट पेड, ऐसे ही होता है पहले। तो अगर आपका डिविडेंड पेड है और नॉट पेड, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा इसको वैल्यू डाल दूं, थोड़ा सा मान लीजिए डिविडेंड आपका 10 रुपये है, आपका के भी डिविडेंड में 5 करता हूं, के 10 कर लेता हूं, आपका P0 100 है। बताओ बच्चों, अगर डिविडेंड पेड नहीं हो रहा है तो आपका P1 आप 110 उम्मीद करोगे, और अगर ये है आपको डिविडेंड से 5 रुपए मिल गया तो आप बोलेंगे 105 होना चाहिए। क्लियर है? ये आपका एमपीएस निकल गया फेज 1। अब बताओगे फेज 2 क्या होता है? आप वैल्यू निकालोगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आप उसके 3 स्टेजेस बनाते हो, एक पर्टिकुलर्स, एक डिविडेंड पेड, एक डिविडेंड नॉट पेड। सही है? बोलो पर्टिकुलर्स में क्या आएगा आपका? सर आप ये सब लिख दोगे? हाँ मैं लिखूंगा। क्यों? वो 4 क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करेंगे फ्यूचर में? एक बार लिख के खत्म कर दो ना उसको। वो फालतू की गधा मजूरी, वो कुछ है तो है नहीं क्वेश्चन में, इतना कर लेंगे अगली बार तो खत्म ही हो गया। वो 4 क्वेश्चन का कॉम्बो है, वो 4 क्वेश्चन में 2-3 घंटे गलाओगे। ये हो गया ना? ये समझ में क्या हो गया? अब बताओ पर्टिकुलर्स में पैट कितना है? मान लो आपका पैट है 50 लाख, बराबर है? और आपके यहां पे मैं थोड़ा सा जानकारी और दे देता हूं, आपके नंबर ऑफ शेयर से 10,000 तो आप बताएंगे क्या होगा? आपको 10,000 का मल्टीप्लाई पे 5 करो, डिविडेंड पेड कितना? यहां पे डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा? 49 लाख आपका 50,000 बचेगा, ये पूरा 50 लाख बचेगा। ये क्या बचा? बैलेंस है। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे आपके पास में, आपको जो नया इन्वेस्टमेंट करने का है, ये मेरा इमेजिनरी क्वेश्चन चल रहा है। मान लो आपको इन्वेस्ट करने का 1 करोड़, बराबर चल रहा है? अरे बोलो बच्चा लोग, मैं बोलना चाहता हूं। थोड़ा सा चेंज कर दूं ये नंबर ऑफ शेयर, थोड़ा सा मैं इसको 1 लाख कर देता, तो ये डिविडेंड कितना हो जाएगा? बस, बाकी इतना कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 45 लाख, बराबर है? चलो आगे बताओ। अरे आप बताओ ना, मैं क्या कर रहा हूं यार? तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? आपको 1 करोड़ चाहिए, आपको कितना और न्यू कितना और कितना मोर कितना चाहिए? 50। ये मोर चाहिए आपको, तो आपको इतना पैसा और चाहिए। आपका मार्केट प्राइस कितना है? 105, 110। तो कितना न्यू करना पड़ेगा? इधर कितना आएगा? 45, 4 बराबर है। टोटल कितना हो गया? पहले से 50,000 शेयर है ना आपके, पहले के 1 लाख है, और ये कितना हो जाएगा? 1,52,000 और इधर 1,45,000। तो आपकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 105 से, इसको मल्टीप्लाई कर 110 से, 1,59 लाख। ये भी उतना ही आएगा। ये हमने क्या कर दिया भाई? प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया? ये एक मास्टर क्वेश्चन बना के रख दिया।
वो 4 क्वेश्चंस के बदले एक ही क्वेश्चन होगा, दैट्स ऑल। डो नॉट रेफर 22, 23, 24, 25, ये सबका कॉम्बो बन गया था। ओके, आपके हमेशा के 4 क्वेश्चन बचा दिए मैं। अब बता दो, लिटनेस की बात कर ले, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? क्लियर है एवरीवन? ओके, एक एक बता दो बच्चों, ये लिटनेस में ये कैसे आया? लिटनेस बोलता है कि आपका D0 जो है वो 10 रुपए है, और वो कहता है आपका EPS जो है वो 30 रुपया है, आपका पे आउट जो है वो है 40%, और आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है 50%। तो क्या D1 निकाल सकते हैं आप? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको इस काबिल बना रहा हूं कि अगर आपने मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी देखे और ये पढ़ लिया ना, तो आपको सारे क्वेश्चन का एक सार मिल जाएगा। देखो ऐसा मतलब नहीं कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, पर मोटा मोटी 80-90% ये चैप्टर नहीं कि यहां से आपका मतलब, या फिर आप कभी भी कोई चैप्टर स्टार्ट करें, ये समरी पढ़ लिया करो पहले, तो आपको पूरे चैप्टर का एक पूरा बर्ड आई व्यू मिल जाएगा। क्रक्स है नहीं इसमें, और मैं अभी आप बहुत सारी चीजें घुसेड़ दूंगा उसमें, मैं इतना परफेक्ट बना दूंगा उसको कि सारे क्वेश्चन का जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो भी घुसेड़ दूंगा इसमें। तो अगर आप ये कर लोगे तो ये 1-1.5 पेज में पूरे चैप्टर का वो ये क्रक्स से उतना करोगे। हम ये नहीं करें, आप पढ़ाई नहीं करोगे। पर मान लीजिए एग्जामिनेशन कल है और अभी तक मेरा डिविडेंड पॉलिसी में मेरा इकोनॉमिक्स भी बाकी है, मैं इससे पढ़ के 90% चैप्टर की तो जानकारी मोटा मोटी ले ही लूंगा वैसा। चलो बताओ बच्चों, D1 कैसे निकालते हैं? D1 कितना? D1 इज इक्वल टू D0। D0 कितना है आपका? 10 है, प्लस कर दो इसको। ये ध्यान से देखना है यहाँ पे आपका। देखो क्या होता है ना, पहली बात तो जो D1 है, नहीं आपको बताना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं। आपका जो D1 है ऑब्वियसली इट हैज टू बी ग्रेटर देन 10। नहीं D1 है तो वो तो D0 से ज्यादा ही होगा, तो इसलिए मैंने 10 तो लिख ही दिया, 10 प्लस जो भी होगा। तो अब क्या हुआ, मैंने EPS लिख डाला। EPS अब देखता हूं कि मैं 30 में से अगले साल कितना देना चाहूंगा। आप मुझे बताएंगे किसी को समझ आ रहा है ये EPS 0 है कि EPS 1 है? सोच के बताना, ये EPS 1 है कि 0 है? आप D1 निकाल रहे हो तो EPS 0 का होगा? कॉमन से अगले साल का डिविडेंड तो अगले साल का EPS है ना, तो इसलिए EPS 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 40% जो पे आउट है, यानी कंपनी 60% खुद कर सकती है, 40 बांट रही है, तो कितना 12 रुपए हो गया। और उन्होंने क्या कर दिया फॉर्मूला के अंदर अगर सोचिए ये फॉर्मूला अगर मैं यही बंद कर देता तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। ऐसे कैसे आंसर हो गया ये? क्योंकि ये तो EPS और ये तो पे आउट है, यानी कि पूरा मिला के 12 आना चाहिए। आप तो पहले वाला 10 भी मिला रहे हो, ये 12 भी, ऐसे थोड़े ना आंसर है उसका, यानी कि पहले साल 10 और अब 22, ऐसा नहीं है उसका मतलब। ये इसलिए होशियार व्यक्ति ने क्या करा, फॉर्मूला में थोड़ी सी बदलाव लाए। वो बोलते हैं ऑलरेडी मैं D0 मिला चुका हूं, मैं आप क्या करता हूं D0 माइनस ही कर देता हूं, तो इसलिए आपको 10। सर आप कहेंगे मेरा ऑलरेडी हो चुका है, मुझे पता है आपका हो चुका है, आपको इतना परफेक्ट बना देंगे आप ICA के पेपर सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है ना। आप सुन लीजिए ध्यान से, और फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, वो फॉर्मूला ये D0 माइनस करने का लॉजिक समझा ना, वरना वो EPS के अंदर ऑलरेडी, तो आप 10 ऑलरेडी ले रहे हो और फिर 12 भी ले रहे हो, तो बोलते कि एक काम कर दो, एक्चुअल में फॉर्मूला तो यही होना चाहिए सिर्फ, कौन सा? यही तो आपका डिविडेंड होता है। EPS का अगर मिल गया PA तो वही तो D1 होना चाहिए, पर इसने क्या करा D0 ऐड किया, फिर D0 माइनस किया, फिर आप बोलेंगे तो बेवकूफ है, फिर जब माइनस ही रहा तो फिर प्लस क्यों कर रहा है? भाई क्या है ना, अगले साल का डिविडेंड हम लोग 0 ईयर पे निकाल रहे हैं, और अगले साल का भविष्य हमेशा अनसर्टेन और प्रोबेबिलिटी पे निर्भर होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करने के लिए ये सब कांड किया हुआ है। तो इसलिए बोलते हैं कि D0 तो पक्का कंफर्म है, 10 तो पक्का ही चाहिए, क्योंकि वो इस साल का है, वो तो दिख गया है ऑलरेडी। इसको क्यों नहीं AF से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? AF यानी आपकी कितनी एडजस्टमेंट फैक्टर यानी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो उससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं मैं? अरे इसको तो ये तो शॉर्ट है ना, उसमें तो वो 100% है, तो इसको मल्टीप्लाई क्या ही कर लूंगा मैं, क्योंकि वैसे भी 100% तो 10 का 10 ही है। अगले साल का जो डिविडेंड आएगा बताओ वो अनसर्टेन है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अगले साल की EPS 1 को मल्टीप्लाई किया उससे पे आउट से। फिर आप बोलेंगे वो तो कितना 22 हो गया, 12 हो गया, फिर उसमें से मैंने वो 12 जो है
वही तो एक्चुअल में D1 है, तो इसलिए जो D1 D0 आपने बढ़ाया था उसी D0 को मैंने माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया उसके एडजस्टमेंट फैक्टर जो 50% दिया हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? क्या किया मैंने? ये 50% कैसे क्या हुआ? अभी आपका कैलकुलेशन चेंज होगा। बताओ कितना हो गया अभी? ये 12 में से 10 गए, 2 बचे, 2 का 50% है ना, 1 रुपया, यानी कि आपका आंसर हो गया 11। बोलो सही चल रहा है? आप मुझे बताएं 50% का लॉजिक क्या है? ये एक प्रोबेबिलिटी है कि अगले साल अगर मान ली मेरा धंधा अच्छा हुआ ना तो मैं 2 का 2 दे सकता, पर अगले साल धंधा खराब होने के चांसेस भी 50% है। तो इसलिए मैं 2, वैसे तो मेरी इच्छा 2 देने की, मेरा पे आउट मैं बोल रहा हूं मैं 2 देना है, 40% पे आउट है, मैं तो चाहता हूं 2 दे दूं, पर मेरे को 2 होने के चांसेस पे डाउट है। अगर मान लीजिए 100% हो गया तो क्या होगा? यानी कि अगर मान लो हम अगले साल के धंधे पे बहुत ही शोर शॉर्ट है तो फिर तो ये 10 + 2 के 12 हो जाएगा। पर क्या होता है, हर धंधे का फ्यूचर कभी भी कोई शोर शॉर्ट डंके की चोट पे नहीं कहता 100% मैं बोल रहा हूं ना फोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। ये आईसीए के एग्जामिनेशन में नहीं बोल सकते तो बिजनेस में कहां से बोलेगा? पता है आईसीए के एग्जामिनेशन में कम से कम वो रिजल्ट आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंडेंट है, बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड नहीं होता। बिजनेस तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है और कस्टमर तो दल बदलू होता है। उसको आज ही अच्छी लगेगी, कल कोई अच्छी लगेगी, कस्टमर है यार वो कभी फ्लिपकार्ट से बाय करता तो कभी अमेजोन से, कभी जियो मार्ट से, तो कभी डी मार्ट से। तो कोई ये बोल सकता है अगले साल मेरा ये होगा? नहीं होगा। इसीलिए फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, इसलिए वहां पे परसेंटेज में कभी भी बहुत रेयर चांस है आपको 100 दिया होगा एग्जामिनेशन में। मतलब क्वेश्चन बनाने वाला फिर बेवकूफ है उसने अगर 100 लिखा होगा तो, क्योंकि 100 अगर उसको इतना फ्यूचर का समझ में आ रहा है तो एक काम कर, तू ये क्या कर रहा है? ये सब दोगलापन है। उसको अश्विनी ग्रोवर से मिलाना पड़ेगा। बोले तेरे को 100% फ्यूचर समझता है क्या? बैठ यहाँ पे, बता मेरे धंधे में क्या होगा। देखो रियल लाइफ में 100% अगले साल क्या होगा ये मुझे भी नहीं मालूम है। मेरा जाने तो मुकेश अंबानी को ये भी नहीं पता अगले साल जियो कितना होगा। श्योर शॉट हम लोग सिर्फ भाकित कर सकते हैं, विच कम्स विथ व्हाट लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। इसलिए मैं इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और एफ कितना है मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन में? तो फिर क्या होगा? ये 2 नहीं होगा, ये बन जाएगा 1। तो क्या हो गया? 1, ये 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? आई थिंक ये 2 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गए होंगे। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करके, ये बस हो गया, डन है। अब बात करते हैं जीडी की। गॉर्डन का बोलना क्या है? गॉर्डन बोल रहा है गरम दूध का क्या बोलना है? इसका नाम हमने गरम दूध रखा है। वो क्या बोलता है, किसी भी कंपनी का आज का मार्केट प्राइस डिपेंड करता है उसकी कमाई से। तो जनरली इसका फॉर्मूला मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, एमपीएस = मल्टीप्लायर ब्रैकेट में एपीएस। ये सही होता है, यही तो पी रेशो होता है। अगर आपकी कंपनी 20 रुपए कमाती है और मार्केट में मल्टीप्लायर रेशो पी रेशो 10 चल रहा है, तो मैं 10 रुपए अगर कोई कंपनी आज कमा रही है, सॉरी 20 रुपए कमा रही है, तो मैं उसका 10 का मल्टीप्लायर दे रहा हूं, यानी मैं उसको 200 रुपए करूं। सर वो मल्टीप्लायर कौन डिसाइड करता है? डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री विच यू आर इन। जो कंपनी बहुत, देखो हर कंपनी में एक जैसा प्रॉफिट नहीं मिलता और ग्रोथ नहीं मिलती। मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन द सेक्टर टू सेक्टर। आप आईटी सेक्टर में जाओगे अलग मल्टीप्लायर चलता, आप टेलीकॉम में जाओ अलग मिलता, आप एफएमसी। अच्छा मुझे बताओ कौन सी कंपनी का मल्टीप्लायर ज्यादा होना चाहिए? जिसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता होगा या नहीं होता, और जिसका ग्रोथ ज्यादा होता कि नहीं होता। इसलिए ग्रोथ और प्रॉफिट को देख के मल्टीप्लायर डिसाइड होते हैं। आज डीमार्ट का कितना है? 100 गुना। क्यों इतना दे रहे हो उसको? लोगों को लगता है कि वो बहुत भागने वाला है। टाइटन को क्यों ज्यादा दे रहे? लोगों को लगता है उसकी प्रॉफिट बहुत भागने वाली है, पर क्विक हिल को नहीं दे रहे, क्योंकि दूसरे 8 दे रहे, क्यों? बिकॉज उसको लोगों को लगता है उसकी ग्रोथ ही नहीं होने वाली। सो डिपेंड करता भाई। तो ये एम जो है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है। एम कांस्टेंट है क्या? अगर कांस्टेंट होता ना तो वो जो गरम दूध उसको एम के लिए 10 लिख के रख देता। ये 10 तो मैंने इस कंपनी का मान है, हो सकता है 20 डीमार्ट में 100 हो जाए, तो हम कंपनी जितना कमा रही है उसके उतना गुना देते। आप बताओ इसका मतलब क्या है? 200 रुपए में लोगे, इसका मतलब क्या? कितना रिटर्न आएगा आपका? आपने 200 रुपए लगा देंगे और आपको हर साल कितना पैसा मिलेगा? तो आपको 10% मिलेगा ना, तो कई 10% आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या? आपने कंपनी को कितने पैसे दिए? 200। आपको हर साल कितने मिल रहे हैं, तो आपको कितना रिटर्न आ रहा है? तो पता है कि लोग पी रेशो कैसे निकालते हैं? पी रेशो डिपेंड्स ऑन द आपकी की। देखो भाई लोग तो उल्टा गणित लगाते हैं, मैं आपको बताता हूं। चलो आपका मैं नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं। एक कंपनी 50 करोड़ कमाती,
और आपको लगता है 50 करोड़ की कंपनी का वैल्यू निकालो। मार्केट में एफडी का रेट चल रहा है 60% और एफडी का, और मान लीजिए म्यूचुअल फंड आपको कहीं और लगाओगे तो 12% चल रहा है। 50 करोड़ कोई कंपनी का अगर पैट है, आप इस कंपनी को कितने में खरीदोगे? ऐसा कैसे, क्या बोल रहे हैं आप? मैं अगर बैंक में 100 रुपए लगाऊं तो मुझे 7 रुपए मिल जाता है। चलो मैं ये हटा के आपको और कंफ्यूज थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अगर मान लो बाजार में 7% का रिटर्न चालू है तो आप इस कंपनी कितने में लोगे? कैसे लिया सर? क्या है ना, 50 डिवाइड बाय 7% किया ना, 714 करोड़ की इस कंपनी वैल्यूएशन में दे सकता हूं। क्यों बताओ? क्या है ना भाई, देखो मेरे को तो समझता है कि 60% का रिटर्न आता है मेरे को, मैं बैंक में रहूंगा तो 7% आएगा। तो अगर 50 करोड़ अगर मुझे बैंक से कमाना होते तो बैंक में 714 करोड़ रखना पड़े होते, तो मैं तो 714 करोड़ से ले सकता हूं। पर मान लो मैं एफडी को घंटा गिनता नहीं, मैं एक काम करता, मैं म्यूचुअल फंड को गिनता हूं कि जहां पे मेरे को 12% का रिटर्न आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये कंपनी में तभी पैसे लगाऊंगा जब मेरे को 12% का रिटर्न आएगा। तो बोलेंगे मैं तुझे उतने पैसे दूंगा कि मेरे को 50 करोड़ 12% जैसा लगना चाहिए। तो कोई भी जो बायर होता है ना, वो हमेशा अपना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा दिखाता है ताकि कंपनी का वैल्यू छोटा हो जाए। बहुत कम लोगों को समझा होगा, पर कोई बात नहीं, क्योंकि 7 बोल रहे तो आपकी वैल्यूएशन 714 हो रही है और 12 बोली तो कितने हो रहे? तो ये आदमी क्या बोलेगा, इस कंपनी का वैल्यूएशन 416 है। क्यों बताओ? 4 से 16 में अगर तेरे को नहीं देता, बैंक में लगाता ना मैं म्यूचुअल फंड में, तो मेरे को 50 करोड़ बैठे बैठे मिलते। तो तू अगर 412 से ऊपर, 416 से ऊपर दे रहा हो, एक काम कर, तेरी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी म्यूचुअल फंड में घुसा देता पैसे, और वहां से मेरे को घर बैठे बैठे 50 करोड़ आएंगे। तो तेरे को देने से अच्छा मैं उधर डालता ना, तो तेरे को क्यों दूंगा मैं? तो क्या होता ना, ये बात हो जाती है आपकी एक्सपेक्टेशन की। तो किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालना बड़ा आसान है। आप ये बताओ आपकी उम्मीद कितनी है? तो इसलिए हमेशा इन्वेस्टर को यही पूछता है बैंकर, भाई तुमको रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है? रिटर्न जितना एक्सपेक्टेड उतनी वैल्यूएशन। अब कोई बोलेगा नहीं यार मेरे को 12% में परवड़ता नहीं, 12% तो मेरा भाई भी कमाता जो सीए नहीं है। मैं तो सीए होने की थोड़ा तो इज्जत है मेरी, मैं तो कई बिजनेस तो 15% से नीचे काम ही नहीं करता, तो मैं तो वही धंधे में पैसे लगाऊं जहाँ पे मेरा आरओआई 15% आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? आपत्ति को 333 हो गया, यानी एक कंपनी 333 करोड़ में लोगे, उससे ऊपर नहीं लोगे आप। यानी बोलेंगे एक तो तू दे देते 333, नहीं तो मैं ये पैसा मैं म्यूचुअल फंड में 15% से लगा था, मैं वहां से 50 करोड़ कमाऊं, तेरे को नहीं दूंगा। स्ट्रेट चीज दिमाग में। आजकल मैं वैल्यूएशन बोल रहा हूं तो पहले आपको समझना कितने वैल्यूएशन, आपने खड़े खड़े खुद वैल्यू कर रहे ना किसी कंपनी को, यानी कि अल्टीमेटली अब क्या हो गया, इसका कंपनी का वैल्यू कितना हो गया? आप मुझे बताओ कितना पी दे दिया आपने इसको, कितना पी दिया आपने उसको? अरे कितना पी दिया आपने? मल्टीपल देखो ना कितना हुआ। 50 करोड़ वाली को आपने 400 दिया, तो आप 8 के आसपास दे रहे हो पी उसको। हाँ 8 पॉइंट कुछ मान लो, तो आप वो जो कमा रहा है आप उसके 8 गुना दे रहे हो। देखो आपने पी खुद से निकाला है। आई होप आपको समझा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। तो ये चीजें यहां से होती है। तो वैसे फॉर्मूला तो ये होना चाहिए, नहीं फॉर्मूला तो ये होना चाहिए, पर उन्होंने क्या गरम दूध ने क्या बोला, ऐसे मत करो, एक काम करो, मैं क्या करता हूं, एम इज इक्वल टू क्या लिखा है इन्होंने, डिविडेंड करते हैं, और प्लस उन्होंने ईपीएस कर लिया। हाँ उसको लगा सर मल्टीप्लायर तो 8 का है, चलो ठीक है मल्टीप्लायर 8 हो गया, बट ये तो ईपीएस होना चाहिए था, तो इन्होंने डिविडेंड भी डाल दिया, तो बोलते तो ओवर वैल्यूड हो गया, बिकॉज डिविडेंड और ईपीएस के अंदर ही डीपीएस है, तो डी भी ले लिया और ईपीएस भी ले रहे हैं, तो डबल हो गया ना। समझ रहे हैं डबल कैसे हो रहा है? क्योंकि डी क्या, ईपीएस के अंदर भी तो डी है। अगर आपका डी कितना 2 है और ईपीएस कितना है, अगर आपका 8 है, तो ये 8 के अंदर भी तो 2 है। तो बोलते मेरे काम कर, तो इसको 2 ले लिया क्या, मैं इस 8 को छोटा कर लेता। बोले कितना छोटा? बोले मैं इसको 4 से छोटा कर दूंगा तो बहुत, एक काम करते मैं इसको, चल जान दो, एक 2-3 चिट्ठे डालो रे, तो 3 की चिट्ठी आ गई। यानी कि दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। इसे रोकिए गाइस। वैसे फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एम, ये भी लगभग आंसर उतना ही आएगा वैसे, आप समझे नहीं, वो भी एम इज इक्वल टू ईपीएस, वो स्ट्रेट है। ये मुझे लगता है कि अब क्या उसने डी को ऐड किया तो ईपीएस को घटा दिया। अपन क्या करते हैं,
एम ब्रैकेट में ईपीएस। अब वो बोला डी घुसे रहना है तो ई को थोड़ा सा कम करते हैं बाय डिवाइडिंग 3। तो एक्चुअली ये और ये लगभग सेम ही आने वाला, लगभग है, अगर लगभग सेम ही आएगा क्योंकि डी को ऐड किया तो ईपीएस को घटा भी दिया ना। मार्केट क्या करता है? मार्केट ये करता है, ये रियल लाइफ मार्केट है। कोई भी कंपनी एम ब्रैकेट में ईपीएस और मल्टीप्लर कहां से लाते हैं? यहां से। आप कितना रिटर्न करते हैं वहां से? ये 8 कहां से लाया आपने? आपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न से आपकी वैल्यू निकाली, फिर देखा 50 का इतना दे दें कि 8 का पी निकाला, फिर इसी को मैं एम बोलता हूं, फिर वही एम यहां पे लगा दिया 8। तो कुल मिला के जो पी रेशो है डिपेंड्स आपकी चाहत कितनी है, आप कितना कंपनी से डंस करते हो। ज्यादा नहीं समझ में आया तो ये रट्टा मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं जिंदगी में, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आ गया तो आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इसी को एक सॉल्व करके दे दूं तो आपको वो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से फाइनल कर देंगे। चलो बोलो मल्टीप्लायर कितना है? 10 का है, डिविडेंड आपका 2 है, ईपीएस आपका मान लीजिए 9 है, वो डिवाइड बाय 3 के लिए अच्छा पड़ेगा इसलिए लिख दिया। ओके बोलो कैसा आएगा आंसर? 10, 2, 9, 3, 10, 5। इसी के साथ दोस्तों अभी आज के बाद में ना इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ना इसके करोगे, ना इसके करोगे, इतना करेंगे डन। यही है उसका, सारे इसके ऊपर कुछ नहीं दुनिया। ओके अब बात करेंगे गॉर्डन की। क्या आपको पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है? और ये जो लेक्चर है ये लेक्चर मैं यूट्यूब पर डाल देता हूं, तो आप क्या होगा, इस लेक्चर को आप चाहे उतनी बार देख सकते हो रिवीजन के लिए, और ना कि सिर्फ आपके लिए, ये जनहित में जारी कर देंगे। जिनको भी ये प्रॉब्लम पढ़ना है तो आप पहले वो मत पढ़ो, पहले इसको पढ़ो। ये पढ़ के जब वो पढ़ोगे तो आपका चैप्टर जल्दी होगा कि लेट होगा? आपको और काफी कुछ ही खत्म हो जाएगा। हम फॉर्मूला भी डिस्कस कर रहे हैं, उसके आंसर्स भी। इज दैट ओके गाइस? आगे अब गॉर्डन की बात कर दो अच्छे बच्चों के जैसे। चलो बोलो गॉर्डन क्या बोल रहा है? गॉर्डन बोल रहा है अगर आपको, अच्छा ये गॉर्डन ने टीएमपी क्यों निकाला? नहीं टीएमपी क्यों कर रहे हैं हम लोग? अरे टीएमपी कर रहे क्यों हम लोग? आज किसी कंपनी को पैसे देना है तो जब तक यही पता नहीं उसका थ्योरेटिकल प्राइस क्या, तो मैं उसका एक्चुअल प्राइस लगाऊं कैसे? तो ये थ्योरेटिकल है। व्हाई इट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल? बिकॉज प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट में रेट अलग चलते हैं। एनएससी बेसिस इसको, ये तो एक इंडिकेशंस है, पर एक्चुअल तो कुछ और भी हो सकता है। इससे कम भी, इससे कम दिया तो आपने तो पहले उठा लेना चाहिए, इससे ज्यादा दिया तो आपको डिपेंड करता है कंपनी के कंडीशंस कैसे हैं। आगे आप मुझे बताओ, नहीं अब बढ़ने का समय आ गया। कोई कंपनी जिसका ग्रोथ नहीं है, आपका ध्यान है? नहीं है? आगे बढ़ो, बहुत आगे जाएंगे। अगर मान लीजिए ग्रोथ ही नहीं हो रहा किसी कंपनी का, तो कंपनी क्या जो कर रही D1 यानी कि D1 वो D1 ही रहेगा। अच्छा वाई डू वी राइट D1? बिकॉज आई एम राइटिंग 0 ईयर पे पैसे दे रहा हूं, तो D1 आएगा, अगले साल का डिविडेंड मुझे मिलेगा, इसलिए मैं D1 लिखता हूं। पर मैं D1 लिखूं कि D2 या D3 फर्क तो पड़ता है नहीं, बिकॉज कंपनी का ग्रोथ नहीं है। एग्जाम्पल क्विक हिल दे रहा हूं मैं। और यहां पे अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं, क्या मैं यहां पे टाइटन का एग्जांपल दे सकता हूं? कल चल के क्विक हिल और टाइटन अगर आपके दिमाग में आ जाए तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा है? टाइटन वो है जिसने बहुत ग्रोथ देखी। कल हमने टाइटन को पढ़ा था, बोलो बच्चों। टाइटन में बहुत ग्रोथ होती है, इसलिए उस कंपनी का वैल्यूएशन अलग होगा, और जिसकी ग्रोथ नहीं होती है उसकी वैल्यूएशन कम होती है। अब बताओ ये फॉर्मूला ऐसे क्यों डिराइव हुआ? चलो इमेजिनेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं। कंपनी D1 कर रही है मान लो 5, तो D2 D3 भी 5 जाएगा। तो जब मैं कंपनी में कोई इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे निकालना है P0 यानी कि TMP निकालना है। और मेरे एक्सपेक्टेशन में जो कंपनी में मेरे एक्सपेक्टेशन 10% मुझे मिलना चाहिए। आप मुझे बताओ ये 5 रुपए कब तक मिलेंगे आपको? अगर मैं आज जो कंपनी में पैसा तो 5 रुपए 5 मैं जीवन भर के लिए अनंत सालों के लिए मिलेंगे। इफ आई इन्वेस्टिंग हियर तो आई वुड बी 18 डिविडेंड कितने भी सालों का मिलेगा? अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? तो क्या होगा बताइए? तो ये मेरे उसका अगर मैं क्या मैं उसकी प्राइस सिर्फ 5 रुपए कर सकता हूं? सिर्फ 5 रुपए? 5 रुपए कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ही मान कर रहा हूं कि कंपनी एक ही साल डिविडेंड देगी, बाद में नहीं देगी। पर कंपनी 5 अभी कब तक चलेगा पता नहीं। तो इसलिए अगर मैं सारे फ्यूचर 5 को जब मैं प्रेजेंट पे लाऊंगा, ये प्रेजेंट है,
इधर 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 सबको ला रहा हूं। तो ऐसे परपेचुअल इनफ्लोस को प्रेजेंट पे लाने के लिए मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो ना, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय व्हाट, के। बराबर है, यही तो इस फॉर्मूला में है, इसलिए वो भी बोल रहा है टीएमपी 0 यानी कि फ्यूचर वैल्यू कितनी है हर साल 5 अपॉन कितना कर दूं, यानी कितना होगा। मुझे बताओ इसका 50 आंसर क्यों आया। मुझे हर साल कितना मिल रहा है, 5 5 5 5 5। यही 5 रुपए अगर मैं बैंक से कमाना चाहता हूं और 10% का रिटर्न चल रहा है, तो बैंक कहती है एक काम कर भाई 50 रुपए रख दे, तो हम तुझे 5 देंगे। यानी कि बैंक 50 को रख के ही 5 देती है। तो ये कंपनी 5 दे रही है, यानी इस कंपनी को भी 50 दे सकते हैं, और ये कंपनी 50 से ऊपर मांग रही है, तो मैं काम करता ना बैंक में रखता ना। फिर कंपनी बोलेगी 100 रख, तू रहने दे, मैं बैंक में रखता, बैंक 10% से मुझे 100 का 10% 10 देंगी। तो जैसे लोगों के पास क्यों मैं 50 लगाऊंगा, मैं 100 दे दूंगा। अगर तू 100 मांग रहा है तो मैं 100 बैंक में रखता हूं, वहां से 10 मिलेंगे, इसलिए ये बराबर लिखा हुआ है। अब बताओ टाइटन के लिए ये थोड़ा सा गलत हो जाता। टाइटन के लिए अगर आपने यही क्वेश्चन देगा, D1 आपका 5 है, आपका P0 कितना आएगा, और आपका KE कितना 10 है, और ग्रोथ भी है उनका मान लीजिए 5%। अगर मैं टाइटन की ग्रोथ की रिस्पेक्ट न करते हुए अगर मैं इसका भी D1 अपॉन KE कर दूं, तो टाइटन बोलेगा तुमने मुझे क्या समझा रहे। मतलब चला मैं क्विक हिल भी उतने कमा रहा, ग्रोथ भी दे रहा नहीं, फिर भी तुम उसको 50 में ले रहे और मेरे को भी 50 में। मेरी कुछ इज्जत है यारो, मैं टाइटन है, मैं ग्रोथ कर रहा हूं, मेरा ग्रोथ के कोई वैल्यू है। एक काम करो, आप मुझे कम से डिवाइड करो। कोई लोग कहते हैं ये क्यों डिवाइड किया, अरे माइनस क्यों किया, बोले ग्रोथ को तो प्लस करना चाहिए। भाई मैं डिनोमिनेटर में कम कर रहा हूं, यानी कि मैं डिनोमिनेटर छोटा कर रहा हूं तो वैल्यू बढ़ के आएगी। नीचे 10 के बदले 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा वैल्यूएशन तो बढ़ाएगा। तो एक काम करके देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसे हो जाता है, और मैं क्या करूं, 10 में से 5 माइनस, यानी कि ये 5 हो जाएगा। इसको क्या आंसर आएगा, यानी कि दोनों का पैरामीटर सेम है, पर टाइटन आप 100 में लोगे और क्विक हिल नहीं, दोनों का D1 सेम है, लोगों का KE भी सेम है। समझो यही तो बेस्ट क्वेश्चन है, समझा क्या। उतना ही D1 देने वाली को आप 100 में ले रहे हो और उतना ही D1 वाली को आप 50 में ले रहे हो, क्यों, ग्रोथ। समझ गया ना, ग्रोथ यानी कि आपका KE, ये बेस्ट है, इससे अच्छा क्या हो सकता है जीवन। आप बहुत भारी बढ़ रहे हो। अब हो गया, ये तो कुछ नहीं, वॉल्टर, ये तो जानबूझ के वॉल्टर है। बताओ वॉल्टर के 2 बच्चे बने, कौन से, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या है। पर पता है कि ये D क्यों लिखता है, ये ग्रोथ को कंसिडर करता ही नहीं। मतलब जैसे इन्हें ग्रोथ नो ग्रोथ का दिया ना, इसका एक ही प्रॉब्लम है, इट इज अज्यूम्ड। क्या अज्यूम्ड है, मतलब ये इसकी जिंदगी में फ्लॉ है, ये ग्रोथ हो ना ग्रोथ हो उसका आंसर एक ही देता। तो टाइटन भी और क्विक हिल उसके हिसाब से द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी है, प्लस ये क्या करेंगे, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स ऑन रिजर्व। डन गाइस, अरे कुछ भी बोल दो, नहीं बोलो, कुछ भी बोलो, चलो। ये क्या है रे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D1, D लिख देता हूं। अरे ये तो आएगा रे, तो गॉर्डन ने भी बोल दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पता ये कौन सी बात है, ये वो चीज है जो किसमें नहीं थी। वॉल्टर के मुताबिक प्रेजेंट वैल्यू इज नॉट ओनली डिविडेंड विच इज गिवन, जो पैसा कंपनी ने अपने रिटेंशन में रखा हुआ है ना, वो उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है वो भले ही नहीं दिया जा रहा है, पर आज ना कल तो हमारा ही है, वो भी तो लगाओ। तो बोलते हैं कि चलो इसी क्वेश्चन को एक तरीके से समझ लेते हैं। मैं आपको इतना परफेक्ट कर रहा हूं इसमें, आप सारे के सारे आईसीए के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन खड़े खड़े सॉल्व कर देंगे। आपने आईसीए की भी सॉल्व कर लिए, अरे वाह, कब टाइम मिला आपको, अभी कैसे। अच्छा आप मुझे सुन रहे थे और वो कुछ और कर रहे थे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस, अच्छा आपने सॉल्व नहीं।
नहीं नहीं, ये जो लिख रहे हैं ये तो कंक्लूजन अभी खत्म हो रहा है चैप्टर। अब इसको हम लोग ये करने के बाद तो आपका डाउट बिल्कुल जीरो, कंसेप्ट के साथ में प्रॉब्लम में बिल्कुल आप बहुत आगे जाएंगे। अगली बार जब अभी धीरांश से आपने बात कही, क्या बोला उन्होंने, मैंने 5 से 6 बार रिवाइज किया और उन्होंने क्या बोला कि मैं उसको ही पढ़ रही जो आपको बना दिया यही पढ़ना है। अब इधर देखिए, एग्जाम्पल लेंगे, डी आपकी कंपनी का 5 है, के आपकी कंपनी का 10 है, आपका EPS 20 है, आपका पे आउट है 40%, तो रिटेंशन कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? क्या हो बेटा, कोई है यहां पे? बंद हुआ कि क्या हुआ? ओके, बताओ बच्चों कैसे आंसर आएगा इसका? अभी खत्म करो ना इसको, क्या है बताओ। अपने जो आ रहा है उसको तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ। तो क्या करेंगे इसको, 5 को 10% से डिवाइड किया, प्लस 5 को 10% से डिवाइड किया, प्लस क्या करें, जो आपके कंपनी ने 20 रुपए कमाए थे उसमें से 5 ही रुपए दिए, तो कंपनी ने 15 रुपीज अपने पास रखे और कंपनी उसके ऊपर कमाती है फॉर एग्जांपल 20%। तो कंपनी क्या करती है, जो 15 रुपए अपने पास जो कंपनी ने रखे हैं वो किसी और बिजनेस में लगाएंगे। जैसे हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया था यहां पे, बोलो लिया था कि नहीं? बोलो रिलायंस का क्या एग्जांपल लिया था हमने? ये रिलायंस क्या करती है, जो पैसे अपने में रिजर्व रखती है, रिलायंस की तिजोरी में आज 5 लाख करोड़ का रिजर्व है, वो क्या करती है, उससे आपको एक मैंने उसका पोर्टफोलियो दिखा था, न जाने कितनी कंपनियां बाई कर रही है, यानी जितना कंपनी रिजर्व रखती है उससे बहुत कुछ वो कमाती है और एक ना एक दिन वो पैसा भी तो अपना ही है। तो दोस्तों ये 20 में से 5 के 15 बचे, अब 15 रुपए के भी तो 20% से बाजार में लगाएंगे वो, तो क्या हो जाएगा 15 के ऊपर 20%, ये कितना होगा? तो 3 का प्रेजेंट वैल्यू, यह कि क्या मैं इसको 10% से डिवाइड कर दूं? सही है, पर और एक 10% से डिवाइड करना है, वो क्यों है? बिकॉज अगर नहीं अब एक काम करता हूं मैं, आपको पूछता ये होता तो क्या होता? इसका मतलब ये हो रहा है, अगर ये होता तो इसका मतलब कि एक पहले साल जो आपने 20 कमा के, बोलो ना क्या कहता, 20 कमा के जो आपने 5 दिए थे और 15 थे, वही 15 के ऊपर जो रिटर्न आया वो उसका ही प्रेजेंट वैल्यू हुआ। तो ये तो सिर्फ एक ही साल का है, पर D2 में भी तो उन्होंने 20 कमाए होंगे और 5 दिए होंगे, वो भी 15, वो भी आपका 3 रुपए कमाएगा। फिर जो D3 है वो भी तो 15 रुपए आपका 3 रुपए कमाएगा, यानी कि D2 भी 3 रुपए, D3 भी 3 रुपए, D4 भी 3 रुपए, यानी कि हर कोई साल का 15 रुपए आपके लिए 3 रुपए कमा रहा। ऐसे सभी को अगर प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे तो इसीलिए दोस्तों इसको भी KE से और 10% से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली वो कैसा होता है उसके लिए तो हमने, आप जानते हैं, उसके लिए पूरा डिराइव करके लिया है, वो आपको एग्जाम, ये आप मान के चल रहे हो आपको समझ गया है। इससे आपका 1 साल का हो रहा है, पहले वाले केस से आप 1 साल को ही प्रेजेंट वैल्यू ला रहे हो और अगले वाले केस से आप हर साल केस को लेकर आ रहे हो। बता दो आंसर क्या आएगा? ये कितना आ रहा है बाजू वाले? एवरीबॉडी गॉट इट? बताओ आपको वॉल्टर में क्या प्रॉब्लम लगा और वॉल्टर की, अब गॉर्डन में क्या प्रॉब्लम लगा? गॉर्डन इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओनली, और व्हाट इट डज नॉट कंसीडर? नोट, क्या करूं नोट? डज नॉट कंसीडर रिटर्न्स ऑन, डज नॉट कंसीडर रिटर्न्स ऑन रिजर्व। समझ गए? ये बन गई मेरी इस चैप्टर की समरी। बताओगे? हाँ, मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक 2-4 लाइन मुझे और भी लिखना है। आप बताओ रिटेंशन रेशियो और प्रेजेंट पे आउट रेशियो में क्या डिफरेंस रहता? ये देखो इसकी समरी ऐसे बन रही है,
ओके, अब मैं आगे बढ़ लेता हूं। आप मुझे बताओ कि मैं ऐसे कह सकता हूं 1 इज इक्वल टू क्या दोनों का टोटल हमेशा 1 आता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपका ईपीएस मान लो 30 है, रिटेंशन 40% है, तो आपका पे आउट कितना आएगा? जैसे रिटेंशन अगर होते तो आपने कितना रिजर्व किया, फिर 12 रुपए, तो आपका पे आउट कितना होगा? तो आपने पे आउट कर लिया 18 रुपए, ये 18 को डिवाइड करो 30 से, यही तो आपका हो जाता है आपका पे आउट रेशो कितना आएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 पे करा, 12 रिजर्व किया, तो 18 पे, यानी कि ईपीएस इज इक्वल टू, बोलो क्या हुआ? कुछ हम लोग रिटेन कर लेते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये मेरा और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां पे। कोई शक सवाल? हम लोग समरी में ये भी ऐड कर सकते हैं। वो भी कर लेते हैं। ये इस चैप्टर में और एक चीज काम की है, कभी कभी ग्रोथ दिया नहीं रहता है, ग्रोथ कहने के लिए वो कहते हैं बी और आर का इस्तेमाल करें। वो बोलता है जितना हम बैलेंस करते हैं उसके ऊपर जो रिटर्न आता है वही आपकी ग्रोथ होती है। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं दिया है, तो ग्रोथ निकालने के लिए आपको देखना, फॉर एग्जांपल आपका रिटेंशन, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, रिटेंशन कितना है आपका? तो आपका 40% बैलेंस है, बैलेंस मतलब रिटेंशन। और अगर आपका रिटर्न जो है, रिटर्न अगर वो 20% है, तो अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, तो ये बचेगा 8%, तो आपका ग्रोथ हो गया 8%। समझ आया ना? हाँ, वो भी दिखा था। तो ग्रोथ इज इक्वल टू व्हाट? कम ऑन गाइस, जो हमारे पास देखो, कंपनी जो पे आउट करता है ना उससे ग्रोथ नहीं मिलेगी, जो अपने पास में रखती है और जो रखती है उसके ऊपर जो रिटर्न कमाती है, तो 40% पे 20% कमाएंगे, तो 8% आपका वो हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो ग्रोथ आप निकालते, तो अपना क्या हो रहा है? हाँ जी, वो भी ले लेते। अभी इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं हमें, जनता मेरा पूरे सपोर्ट कर रही है, बिकॉज ये मेरी समरी नोट नहीं बन रही है, आपकी बन रही है। तो एक काम करो, आप मुझसे वो सारी समरी नोट बना के ले लो। इतना करेंगे, देखो भाई, मैंने तो जब भी सीए कर रहा था, कोई भी चैप्टर करता था, मैं समरी बनाता था खुद से, क्योंकि क्या है ना, अपना प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम से कौन 25 प्रॉब्लम सॉल्व करेगा यार? और ये कहते हैं 5 रिवीजन करेंगे, 6 रिवीजन, कैसे होंगे रिवीजन? अभी दिरांशी बोल रही 5, ये ऐसे 5 हो सकते हैं? ऐसे 25 क्वेश्चन 5 बार सॉल्व करने के? आप ही बताओ, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। देखो, इसीलिए तो टाइम कम है, तो टाइम को कैसे बोलते ना, एफिशिएंसी कैसे लाएंगे? फिर रैंकर ऐसे ही कर लेते, फिर अपने लगता है कैसे पास हो रहा, इतना करते करते तो इतना टाइम हो जाएगा। इसीलिए बच्चों क्या करेंगे, अपना ऐसा रिजर्व बना ले। आजा, ये हो गया अपना 1, ये हो गया आपका 2। चलो बच्चों, इन्होंने एक बात बताई मुझे कि सर आपने ऐसा भी एक फॉर्मूला बता दिया था, K इज इक्वल टू 1/P। बताओ ये सही है क्या? बताओ कैसे? अगर आपका किसी कंपनी में 10% है, तो ये कैसे आए? बताओ पे कितना आएगा इसका? पी हमेशा टाइम्स में आता है, कितने गुना। आपको देखो, सिंपल सी बात है, जब कोई कंपनी 10% बोलती है ना, मैं उसको समझता हूँ, एक चीज मैं समझ रहा हूँ बहुत, मैं थोड़ा सा, मेरे को तो एफएम के पहले तो बिजनेस समझ में आता है। मैं किसी कंपनी को 10% मांग रहा हूं कि मेरे को 100 लगाऊंगा 10 दे दो, 100 लगाऊंगा, उल्टा बोलो, 100 लगाऊंगा 10 मिलेगा, 10 मिलने के लिए 100 लगाऊंगा। जो सिर्फ किताब पढ़ रहे हो क्या लेंगे? 100 पे 10 मिल रहे, 100 पे 10 मिल रहे, 10 मिलाने के लिए तुम मुझे 100 मांग रहा है, यानी 10 के लिए तो 100 मांग रहा है, 10 के लिए 100, तो 10 गुना मांग रहा है। तेरा पी 10 है, समझा? पी 10। आप उसी चीज को बोलते समय बोलते अपने आप, ये तो फॉर्मूला और तो जरूरत भी नहीं है। 10% का मतलब क्या है? आप 100 लगाते हो, आपको 10 मिलना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टिंग कितना? P0 कितना कर रहे हो? 100।
तो आपको के कितना 10%, तो आपको कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए? आपको मिलना चाहिए 10, यानी कि इक्वल टू आपका क्या हो गया? 10 रुपए से आपको क्या चाहिए? ROI चाहिए। तो इसका मतलब क्या 10 पे 10 रुपए कमाने के लिए मैं आपको कितना दे रहा हूं? अरे बोलो ना, 10 रुपीज के लिए 100 रुपीज देना, यानी कि 10 के लिए 100 देना है। मीन्स व्हाट? 10 टाइम्स, इसलिए P इज इक्वल टू 10। मैं तो ऐसे समझता हूं उसको। आप चलो बता दो के अगर 20% है तो? अरे करो ना 1/20%। समझ आ रहा है क्या? क्या मतलब है इसका? मैं 100 लगाता हूं तो मुझे 20 चाहिए, यानी कि मैं 20 लेने के लिए मुझे आपको 100 देना है। मतलब तुम अपनी वैल्यूएशन 5 गुना मांगते हो, इसलिए पी 5 है। देखो फॉर्मूला से जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। रियल लाइफ में ऐसे बोलेंगे रुको मैं फॉर्मूले से करता, ए बैठ रहे बोला है तो क्या फॉर्मूला पे? सोचो आप मुकेश जी के बाजू में बैठे हो और गौतम जी यहाँ बैठे, आप बीच में बैठे, वहां बोले दोनों को मुझे FM की बुक निकाल दो, वो फॉर्मूला देखता मैं लिखता, हाँ अरे रियल लाइफ में ऐसे थोड़ा नहीं। आप भी सोचो रियल लाइफ में क्या हो गया ऐसी सिचुएशन, आपको दिमाग में बैठा तो कौन से फॉर्मूले वे? फॉर्मूले के परे दुनिया होती है। आप सीए बनने में फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया। फॉर्मूला का फॉर्मूला वो तो जिसको समझते नहीं रट्टा मार के फॉर्मूला देगा, हमको तो फॉर्मूला के बगैर पता है वो क्या बोल रहे। तो ये तीसरा हो गया अपना। और कौन सा पॉइंट आप चाहेंगे? कुछ ऐसी चीज है? बिल्कुल सही है। इस चैप्टर में एक ऑप्टिमम पे आउट कॉन्सेप्ट होता है, वो भी स्पेशली वॉल्टर में आता है। अगर वो कहते हैं आपका जो के है वो 10 है और आर अगर आपका 20 है और कंपनी जो ईपीएस कमा रही है वो मान लो 30 रुपीज है, आप मुझे बताओ उसके केस में क्या होगा? और वो अभी डीपीएस मान लो उनका 10 रुपए देते हैं, तो आपको क्या बोलना है इसमें? अगर कंपनी की कमाने की क्षमता 20 है और आप लोग कमाते हो 10, हम 10 कमा रहे, कंपनी 20 कमा के देंगी। एक काम करो सब आपके पास रहने दो, देते क्यों हो? कीप इट विद योर सेल्फ। तो उस केस में हम लोग डिविडेंड चाहेंगे 0। तो अगर हमारा के और आर ग्रेटर है, यानी कि कंपनी ज्यादा कमा रही है, तो लोग क्या बोलेंगे? भाई डिविडेंड मत दो, आप आपके पास ही रखो। ये होता है, ये हमेशा कैसे वैरेन बफेट की। वैरेन बफेट बोलता तुम्हारी जो अक्ल है ना उससे 100 गुना अक्ल मेरे पास, मैं ज्यादा कमाता तुम क्या कमाओगे मेरे सामने? तो एक काम करो, पूरा डिविडेंड में देने के लिए पूरा अपने पास, तो डिविडेंड 0 देगा। बताओ के अगर ऐसा हुआ तो, यानी लोग 20 कमाते और कंपनी 10 कमा के दे रही, लोग बोलेंगे कुछ नहीं रहने दो, हमारे पास लाओ हमारे पैसा, हम ज्यादा कमाएंगे तुमसे। तो उस केस में डिविडेंड इज इक्वल टू 100% लिया चलेगा। ये डिविडेंड पे आउट है। और अगर के इज इक्वल टू आर होगा तो डिविडेंड कुछ भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करने का? वो बोलते हैं ऑप्टिमम पे बताओ कितनी प्राइस होंगी। अगर आपका ऑप्टिमम पे प्राइस निकाल तो क्या निकालना पड़ेगा? आप वॉल्टर से नॉर्मल डिविडेंड का प्राइस निकाल लेना। नहीं, अगर मान लो एक क्वेश्चन आया, नहीं मुझे बताना होगा, फाइंड आउट थियोरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्टिमम लेवल। कैसे निकालोगे? कैसे करेंगे? और इसी को ही रेफर करते हैं हम लोग, यही क्वेश्चन को। के 10 है, आर कितना है 20, ईपीएस कितना है 30 है ना, और डीपीएस कितना है? तो अपन 2 तरीके से निकालेंगे। बोलो बच्चों क्या होता है? फाइंड आउट टीएमपी एट ऑप्टिमम लेवल। तो कैसे आएगा? ऑप्टिमम लेवल कितनी है? कंपनी 20 कमा रही है ना, तो कंपनी 20 ना, कंपनी ने तो कुछ देना ही नहीं चाहिए, हम तो 10 ही कमा रहे, तो उस केस में ऑप्टिमम डिविडेंड कितना होगा? यानी कि उस केस में आपका वो बताओ कितना होगा?
TMP इज इक्वल टू 0 अपॉन की, ये तो 0 हो गया, प्लस बोलो 30 माइनस 0 अपॉन 10%, अपॉन 10% कितना होगा? ये 30 पे वो कमाते 20%, 600। ये आपका फाइंड आउट TMP ऑफ द ऑप्टिमम लेवल, बराबर है। और जो एक्चुअल में हुआ तो वॉल्टर के हिसाब से TMP दो टाइप के निकलते, एक नॉर्मल जो कंपनी कर रही है और एक, तो वॉल्टर क्या करता है, फाइंड आउट TMP ऑप्टिमम लेवल, और दूसरा था फाइंड आउट एट, बोलो एक्चुअल में कितना आएगा? सेम क्वेश्चन कर दे। TMP इज इक्वल टू कितना डिविडेंड दे रहा है वो, और लिखा है ना DPS, नहीं मान लो ये DPS 10 ले लो, हाँ तो बताओ कितना आएगा? 10/10%। कंपनी ने कमाए थे 30, माइनस हो गए 10, इस पे मिलेगा 20%, ये 10%, ये 10%। 500 और 600 में क्या फर्क हो गया यहाँ पे? ये एक्चुअल में है, ये अगर आप ऑप्टिमम लेते हो तो आपका ज्यादा है। तो ऐसे तो 5-6 क्वेश्चन पे तो यही काम किया हमने। तो अब वो क्या करेंगे, हम अब जब अभी समरी बन रहे तो हम लोग लिख देंगे ये 5 क्वेश्चन का मतलब ये है, तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं भी किया तो उसके बदले में ही कर लेंगे। इज इट ओके? तो अब क्या करो, अभी मोटा मोटी चैप्टर का जो है ना सारा सब कुछ सार आपको मिल गया है। अभी काम करेंगे आपके जो बुक में शुरुआत से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कहाँ पे इस चैप्टर में, बताओ जल्दी से। क्या कोई आपको लग रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि आपने सॉल्व करना चाहिए और है नहीं? अरे कौन चैप्टर पे आ गया मैं? 10 पे क्या? हाँ, एक मिनट मैं यहां से स्टार्टिंग से देख लेता हूं। सभी लोग फटाफट बताओ, टाइम नहीं अपने पास, जल्दी बताओ। अभी बताओ मैं क्या कर रहा हूं। 3 से लेके अपन MM का 22, 23, 24, 25 नहीं करेंगे, वो तो हल्का वो खत्म हो गया। 3 से लेके 21 क्वेश्चन तक कोई चीजें ऐसी होगी पढ़ते समय आपको लगा कि ये सब विशेष है, उसको समरी में डाल देंगे, वो खत्म कर देंगे। नहीं अपन थर्ड पे एक एक करते ना, आप ऐसा भागो नको, आप इतना कर लो, आप बहुत आगे जाएंगे। आई एम टेलिंग यू दिस, ओके? बताओ क्या हो 3 में, बताओ कुछ है कि नहीं? नहीं पढ़ लो कुछ, आपको देखो देखो क्या होना चाहिए, आपको सूझ रहा है, आया तो फिर करने का नहीं, आ गया तो आ गया, हो गया, उसमें क्या, उस क्लिक के भी क्या होगा। साउ कितना कमा रहा है? अरे कौन सा, अरे वॉल्टर है ना, वॉल्टर का फॉर्मूला पता अपने को, D1। वॉल्टर में क्या चाहिए आपको? D1 चाहिए, आपको KE चाहिए, आपको R चाहिए, आपको EPS चाहिए, इतने ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके। आगे बताओ, ये तो 10% दिया हुआ है। हाँ, रिटर्न कितना है? 20%। वॉल्टर व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ 30% डिविडेंड पे आउट, यानी कि जो कंपनी कमा रही 6, उसका पे आउट 30% है। भाई सब दिया हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करो मत। आगे हो गया ना, आगे बढ़ जाओ, बेस्ट है। आप सिर्फ बोलो आगे बढ़ना है। इसमें बताओ क्या हो रहा है, अर्निंग कितनी है भैया? देखो 15-20 मिनट में वो हो जाएगा जो आप 2-4 घंटे में करते हो। आप सिर्फ देखते चलो, अगर कुछ रहा ना विशेष रहा मुझे बताओ, मैं उधर लिख लेता हूं समरी में। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू XYZ लिमिटेड। अर्निंग कितनी है? 5 लाख। डिविडेंड पे आउट कितना है? 60%, यानी कि कितना हो रहा है? 3 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं? यानी कि कितना डिविडेंड हो रहा है? डिविडेंड 3। अपने KE भी लिखना है, R भी लिखना है, EPS भी लिखना है। EPS कितना होगा? देखो कंपनी ने 5 लाख है, 1 लाख शेयर्स, तो कंपनी का EPS 5 है। रिटर्न्स कंपनी कमाती है इन्वेस्टमेंट में 15% और ये है 12। भाई सब कुछ दिया है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अब इसका में सिर्फ कैलकुलेशन करना बचा है, खत्म हो गया, बराबर है। आगे व्हाट, देखो अभी हमने बोला था ना ऑप्टिमम, ध्यान देंगे आप थोड़ा सा। ये है एट एक्चुअल, और अभी हम लोग करेंगे ऑप्टिमम। बताओ ऑप्टिमम में क्या होगा? अभी ऑप्टिमम में कंपनी कमाती कितना है? 15, और वो कितना होता? 12। तो अच्छा है भाई, तेरे पास ही रख, हमें डिविडेंड देना मत। डिविडेंड कितना आना चाहिए? तो अपन 0 के हिसाब से और एक वॉल्टर निकाल देंगे। हो गया, तो क्वेश्चन 4 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बढ़ू ना आगे में वापस। ये कौन सा तरीका है? वॉल्टर है।
ये वही क्वेश्चन है जिसमें बहुत टाइम पास होने वाला है। तो ये कुछ नहीं, ये भी वॉल्टर का ही क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे 9 टाइप के टीएम पे निकलेंगे। ओके, 6 नंबर पे जाएंगे। फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड। दोस्तों नेट प्रॉफिट 30 लाख है, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर 100 लाख की है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 20%। तो दोस्तों क्या हो रहा है ना, अपना केई कितना हो रहा है इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन था जिसका केई 16% दे रखा है, ये क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक था। और आपको वॉल्टर निकालना है। वॉल्टर में आपको डी चाहिए, आपको ई चाहिए, आपको आर चाहिए, आपको ये सही है। अब दोस्तों इन्होंने क्या करा, टीएमपी ऑलरेडी दे रखा है, ये 42 है। कंपनी बोल रही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये 20% है। अरे बोलो जल्दी दोस्तों, ये टीएमपी है, डी, केई, ईपीएस और क्या रहता है इसमें, आर। आर कितना है, ये कितना है 42। अब बात करो केई कितना है। केई तो ऑलरेडी 16% दिया हुआ है। अब ईपीएस कैसे निकालेंगे। अब एक काम करो, 30 लाख में से माइनस करो 12 लाख, 18 लाख आपका, 18 लाख को डिवाइड करो 3 लाख से, 6 हो गया। और व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट, यानी कि आपको पे आउट निकालना है, जो अक्सर निकालना तो टीएमपी दिया हुआ है। यानी कि अब ये फॉर्मूला लिखेंगे आप, कौन सा, ये वाला, डी अपॉन की। डी कितना है मालूम नहीं, के कितना है 16% प्लस ईपीएस कितना है 6, डीपीएस कितना है मालूम नहीं। हाँ आगे बोलो, अपॉन के मल्टीप्लाइड बाय आर भी तो करेंगे, डिवाइड बाय 16%, ये आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ लगा नहीं था, ठीक है आप कैलकुलेशन करेंगे। ओके आगे, गोल्डीलॉक्स, आगे बढ़ रहा हूं मैं, मेरा एक एक क्वेश्चन होते जा रहा है, आपका भी होना चाहिए। आप ये समझो कि जो आपको करना था वो अपन साथ में कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपने कुछ क्लास मिस की होगी, कभी कुछ किया होगा। मेक श्योर जो लोग यूट्यूब पे भी मुझे देख रहे हैं, आप भी जरूर सॉल्व करें साथ ही साथ। ये पूरा चैप्टर आपको बहुत कम समय में आपका होगा। त्रिशूल बैच के तहत जो हम लोग बोला है कि ये अपलोड करना चाहिए, ये अपलोड कर देता हूं। आई थिंक बच्चों का बहुत विकास होगा इससे। गोल्डीलॉक्स की बात करेंगे आप लोग। वॉज स्टार्टेड अ ईयर बैक विथ इक्विटी कैपिटल 40 lakhs। द अदर डिटेल्स आर एज अंडर। कितना कमा रहे भाई, 40 lakhs रुपीज तो इक्विटी कैपिटल है। अर्निंग कितनी, 4 लाख की। पी रेशो कितना है, 12.5। अब बताओ भाई, ये पी अभी बोला था ना, के कितना आएगा 1/12.5, तो के ही आएगा मेरा 8। तो के ही तो मालूम हो गया। डिविडेंड कितना है, डी इज इक्वल टू बोलो। अब ये 3 लाख 20 को 40, 8 आ जाएगा, 8 है। और कंपनी ने 4 लाख कमाए थे और नंबर ऑफ शेयर 40,000 है, तो इनका ईपीएस कितना हुआ। और आई थिंक सभी हो गए। आपका रिटर्न कितना है फिर, यानी कि दोस्तों क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा एक कैच है, वो कैच आपको समझना पड़ेगा। यहां पे आर भी नहीं मालूम और टीएमपी भी नहीं मालूम। आप बता दो कैसे निकलेगा इसका। अर्निंग कितना है, 4 लाख है, और अपना दिया है, यानी कि हम धंधे में कितना पैसा लगा रहे हैं, 40,000 को ये 40 लाख लगाया है, 40 लाख पे 4 लाख कमाया है, यानी कि हमारी कमाने की क्षमता 10% है। ये इस क्वेश्चन का कैच है जो मुझे लगता है लिखना चाहिए। आर को निकालने के लिए क्या किया हमने, जितना कैपिटल लगाया वो देखते हैं उसमें से अर्निंग कितना किया। एवरीबॉडी गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे लगता है कुछ तो अलग बात है, जहां पे आर निकालना आसान नहीं था, नहीं समझे तो नहीं निकलेगा। इसलिए बता दो। रेफर क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा, क्या करें इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये मेरा रेफर क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्या होगा इसमें, रेफर क्वेश्चन नंबर 7। आगे बोलो क्या होगा,
अगर शेयर कैपिटल कितना है, और अर्निंग कितनी है, तो रिटर्न कितने होंगे? ये बस आपका एक बेस्ट क्वेश्चन हो गया। फाइंड आउट क्या करें? ये जो लिख रहे हैं हम लोग, वो सारा एक साथ आपको लिखना है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे, फिर एक साथ पूरा लिखेंगे, ठीक है ना? और जो YouTube पे मुझे देख रहे हैं, आप उसको बाद में रिवाइंड करके लिख लेना सारी चीज। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हम लोग को कहां तक जाना है? 21 तक जाना है। आर यू रेडी गाइस? कम ऑन। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूं। आज मोटिवेशन लेवल ठीक दिख रहा है आपका? आज AR1 और 12 को देख के आपको ऐसा लगा कि थोड़ा ढंग का काम हुआ, अच्छा हुआ? कुछ आपके अंदर कुछ आग लगी है आज? कुछ फर्क दिखेगा, आपके परिवर्तन आएगा थोड़ा सा? घनश्याम आज से रोज रात में पढ़ने वाला है बहुत ज्यादा। टोटल अर्निंग 2 लाख की है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000 है। 200 का एक है, यानी कि कंपनी ने पैसे कितने लगाए? इक्विटी कैपिटल तो 20 लाख का है। डिविडेंड पेड कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख वो भी कितने शेयर्स के लिए? 20,000। बोलो डिविडेंड कितना है? अरे 1.5 लाख का डिविडेंड पेड है 20,000 का। कम ऑन, D इज इक्वल टू 7.5। हाँ, आप बताओ EPS कितना है? 2 लाख को डिवाइड करो 20,000 से, ये आपका 10 है। आप मुझे कंपनी का R बता दो। 20 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, ये तो इन्वेस्टमेंट है आपका। और आपका अर्निंग कितना है? तो आप ये तो आपका R इज इक्वल टू 10% दिख रहा है मुझे। और P रेशो दिया है तो उसका 1 अपॉन करेंगे तो K निकल जाएगा, वो आएगा 8। अब आपको सारी चीजें दी हुई है, अब वॉल्टर तो निकल जाएगा, हो गया। और ऑप्टिमम के लिए कैसे करेंगे रे भाई? अरे बोलो ऑप्टिमम कैसे निकलेंगे? कंपनी कमा रही कितना? 10%। लोगों का एक्सपेक्टेशन कितना है? 8। तो हम लोग को डिविडेंड चाहिए नहीं, तो हम 0 पे उसका वैल्यूएशन लेकर आएंगे। इज दैट ओके? उसका वैल्यूएशन हम लोग 0 पे ला सकते हैं, और 0 का TMP निकाल लेना, वो इसका आंसर आएगा। एक नॉर्मल का आएगा और एक वॉल्टर के ऑप्टिमम पे आएगा, तो 2 आपके वैल्यूएशन निकलेंगे। आप जानते हो यहां पे अगर P रेशो अगर 8 हो गया 12.5 से, तो आपका KE कितना हो जाएगा? KE 12.5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा फिर तो। अगर P रेशो 8 हो गया तो 1/8 यानी कि 12.5 का आपका, अगर P आपका 8 है तो KE आपका 12.5 हो जाएगा। तो उसके साथ क्वेश्चन और चेंज हो जाएगा, तो इसके हिसाब से इसका अलग निकलेगा। क्या हमने KE के बारे में लिखा था ऑलरेडी? ये जो क्वेश्चन था ना, ये KE यहाँ पे था ना, इसके लिए भी लिख रहा हूं रेफर। एट में भी आया ना अभी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन था, फाइंड आउट द P रेशो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट। क्या था ये? ये वही क्वेश्चन जो घुमा फिरा के पूछा था, आपको याद नहीं? ये वही भूल गए। ये वही एक कठिन क्वेश्चन है। उन्होंने बोला ऐसी जगह बताओ जहां पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका R इज इक्वल टू EPS होना चाहिए, R इज इक्वल टू KE होना चाहिए। तो आप बताओ उस केस में क्या होगा? ये बोल रहा है कि फाइंड आउट व्हाट शुड बी द P रेशो। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है। फाइंड आउट द, ये वो क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। फाइंड आउट व्हाट शुड द P रेशो। आप कुछ नहीं करेंगे, आप एक काम करो, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग कितना डिविडेंड दे दे, अगर डिविडेंड हमारा कितना दे दे, भाई ये नॉर्मल क्वेश्चन है।
इसमें कुछ नहीं, वो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन है वो आगे आ रहा है। 9 पहले 9 को कर ले, 10 हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है ना। हम पहले तो 9 कर लेते हैं। कौन सा है 9 का छोड़ा? हाँ चलो 9 कर रहे हैं हम लोग। बोलो 9 में क्या करें? सुभाष एंड कंपनी अर्न्स कितना है, यानी कि यहाँ पे के कितना हो गया? अर्न्स ईपीएस, ईपीएस कितना हो गया? 8, और के कितना आपका? 10 हो गया। तो ये हो गया। एंड हैज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? आर इज इक्वल टू 20 अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल। व्हाट शुड बी द प्राइस? 25%, यानी कि आपका डी कितना है? 8 का 25% 2। अब कुछ करना ही नहीं इसमें, तो 9 हो गया, डन है। अब एक्स लिमिटेड हैज ए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? आर इज इक्वल टू 20। इट हैज अ डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ व्हाट? 18% ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स हैविंग व्हाट? अब ये डिविडेंड कितना हो गया? 10 का 8 कह रहे हैं 1.8 हो गया। द पे आउट रेशियो इज 30%। पीई रेशियो 7.25 है। पी रेशियो 7.25 दिया है, तो के कितना आएगा? और दोस्तों ये जो दिया हुआ है, ये पे आउट रेशियो जो है 36% दिया हुआ है, यानी कि 1.8 36% जैसा है। तो आपका ईपीएस कितना आएगा? 5 आ जाएगा। पी रेशियो कितना है? 7.25। तो के कितना आएगा? 1/7.25 किया क्या? तो कितना के आएगा? तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन की सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, तो उसकी वजह से हम लोग नॉर्मल वॉल्टर वाला तो निकाल ही लेंगे। हाँ वो निकाल रहे हैं, तो नॉर्मल हम लोग तो ये टीएमपी निकाल लेंगे। टीएमपी इज डन। आप देखते हैं, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल एंड हेंस द डिटरमाइन द लिमिटिंग वैल्यू। अब देखो दो चीजें होती है। अब ये जो के ये 13.8, उनका ये भी एक मतलब, ये 13.8 जो निकालना है ना, ये जो लिया हुआ है वो हमने किससे निकाला? पी रेशियो से निकाला। अगर हम इसको चाहते हैं तो यहां पे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल। एक काम कर लेते हैं, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको ऐसा दिया है ना पी 7.25 और ईपीएस दिया 5, तो यानी कि आपकी जो टीएमपी 36.25 हो सकती है। थोड़ा सा समझिए, मैं आपको एक चौंकाने वाली चीज बताता हूं। देखो केईत को 2 तरीके से निकालते हैं। एक तरीका होता है आप निकालते हैं पी रेशियो से, और एक होता है वॉल्टर के फॉर्मूला से। इस क्वेश्चन में पी से नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है अरे यार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मेरा क्या है? फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल। इसके पहले क्या होता था, के उन्होंने दे रखा था, देखो यहां पे उन्होंने पी रेशियो दिया, तो हम डायरेक्ट के ही निकाल रहे थे 1/this। वो बोल रहा है वॉल्टर के हिसाब से पी निकाल, वॉल्टर के हिसाब से के निकालो। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आया तो उसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर कुछ दिया नहीं है तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पर अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है वॉल्टर से ही करो, ऐसे ही करो, तो उसको हम लोग वॉल्टर से कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। अब मैं यहां पे लिखता हूं रेफर। कौन सा क्वेश्चन है ये? वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसको हमने लास्ट टाइम पे जो ऑलरेडी सॉल्व किया है, ये मैं यहां पे लिखता हूं ऑलरेडी। आपने आपकी बुक से ऐसा सॉल्व कर लिया। अब वॉल्टर से कैसा इसका सॉल्व होगा जरा देखिएगा। अभी क्या करते हैं हम लोग इसको, अगर क्वेश्चन में होता कि हम लोग क्या निकालो, के निकालो एंड डिटरमाइन द वैल्यू, तो अगर वैल्यू बोलते हैं तो हम लोग अगर डायरेक्टली अगर करते हैं तो नॉर्मल जैसा हम लोग करते हैं, और के ही यहाँ पे 13.8 मानते हैं, तो इसका आंसर बहुत टाइम लगेगा, तुरंत निकलेगा। एक बार वो कर लेते हैं, बताओ कैसे करेंगे? पी के हिसाब से। अरे बोलो ना, डी अपॉन प्लस कितना डी है डिवाइड बाय ई कितना है? हाँ, अब ये भी आंसर ऐसा है। और अब क्या होना, वॉल्टर से के अगर निकालना है तो उसका आंसर कैसे चेंज होता देखना। अभी वो क्या बोल रहा है, ये के ही मत लो, ओवर डोंट यूज दिस के, ये के ही नहीं चाहिए उसको। वो बोलता है मैं आपको क्या दे चुका हूं, मैं आपको पी रेशियो दिया। कितना पी रेशियो भाई?
और ईपीएस कितना है 5। तो बताओ टीएमपी कितना निकलेगा? नहीं समझा? अरे 5 रुपए कंपनी कमाती है और 7.25 का पी मिल रहा है, तो कंपनी कितना कमाएगी? 36.25 है, बराबर है। ये हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया। अब देखना कैसे सॉल्व हुआ। अब इसको क्या करेंगे वो, अब यहां पे जाएंगे तो टीएमपी आपको ऑलरेडी गिवन है, जो हम लोग यहाँ पे 46.20 वो बोला कि इसको डायरेक्ट 36.25 पकड़ लो। डी कितना है डिवाइड बाय ये आपका जो है ये के ई का, इससे के ई लिख रहा हूं मैं, प्लस करेंगे आपका ई कितना आएगा 5 माइनस 1.8 मल्टीप्लाइड बाय अपॉन और जो के ई आएगा वो लगभग 16% आ रहा था ना। ये सॉल्व करेंगे। ये है वो कैच जो आप ध्यान से सुनना। हमने अभी तक इसको ऐसे सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट थी, इस क्वेश्चन वाले को थोड़ी सी मस्ती थी, उन्होंने लिखा फाइंड आउट के। एक्चुअली वॉल्टर में के का ढूंढने का सेंस होता है, के ऑलरेडी गिवन होता है, और नहीं था तो हम लोग पे से के निकालते। ये से क्या बोलना है, ऐसे मत करो। आप वॉल्टर के फॉर्मूला में आप ऐसा लिख दो कि के लिखो, टीएमपी को पहले से डिफाइन कर लो। तो टीएमपी कैसे आया, 7.25 रुपए का उसको वो दिया और कमाता कितने वो 5 रुपए, तो 5 को 7.25 से मल्टीप्लाई तो 36 रुपए 25 पैसे का ऑलरेडी टीएमपी निकाल लिया उन्होंने, और बोला के आप ढूंढ के बताओ। कोई इसके पहले का कोई भी क्वेश्चन देख लो जहां पे ऐसा लिखा नहीं है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल, ऐसा आया तो आपको ऐसा करना है, ये दिमाग में डाल दीजिए। कौन सा, जो ब्लैक में लिखा हुआ है। और अगर नॉर्मल केस में अगर हमें पूछते हैं कि बताओ ऐसा पूछा, अरे बताओ इसका क्या, ही बताओ, अरे 1/12.8 आया, इसके पहले आपने वही किया ना, ये क्या 12.5 आ गया। ये इस क्वेश्चन में इसको कुछ लिया, वो बोलता है वॉल्टर के हिसाब से के ढूंढो, तो इसलिए हमने क्या किया उसको ऐसे करा कि हमने यहाँ पे टीएम पे 36.25 कर लिया और के को के रहने दिया और के ढूंढा 16%। ठीक है ना, लिखने का टाइम सब दूंगा मैं। ये आपको लगता नहीं कुछ अजीब था, ये हटके था, इसलिए मैं पूरी तरह से हाईलाइट कर दिया इसको। हाँ रुको ना, मैं आपको करवा दूंगा। अभी आपका रेफर ये है, नेक्स्ट बोलो बच्चों, आगे टाइम नहीं, चलो आगे चलो, आगे चलो भाई। अभी गॉर्डन्स मॉडल की बात करें। आप थक गए क्या? आपको देख के तो ऐसे ही लग रहा, आपकी इच्छा है तो बंद कर देता हूं मैं। घर जाके भी तो यही करना है, उससे अच्छा खत्म ही कर दो ना, बाद में देखना मत इसको। हाँ बोलो पीपीटी, चलो चलो जल्दी से। हाँ पीपीटी कितना है, टैक्स रेट कितना है। मैं क्या करूंगा, ये जो अपन ने लिखा हुआ है वो आपको फोटो क्लिक करके दूंगा, आप उसको आराम से लिख लेना। आपका काम घर पे सिर्फ उतारने का होगा, यहां पे पढ़ लेते वहां उतार देना। ओके, पीपीटी कितना है, ज्यादा आपको गॉर्डन निकालना है ना। गॉर्डन में चाहिए क्या अपने को, डी अपॉन के माइनस जी चाहिए और डी 1 चाहिए। देखो तो डी है क्या अपने पास में, उनका मुझे लग रहा है एक रिटेंशन रेशो दिया है और ये आर दिया हुआ है, तो 15% का 40% कि जी निकल गया। जी कितना है 6% बराबर आ गया। देखो मेरा तो 6% आ गया, तो मेरा जी खत्म हो गया। उनकी इक्विटी कैपिटलाइजेशन 12%, यानी कि के मेरा 12% हो गया, ये भी क्लियर है। अब मुझे सिर्फ D1 निकालना है, तो D1 कैसे निकालूंगा, ये पीबीटी में से टैक्स जान दो, तो 1 करोड़ की टैक्स गई, 1.5 करोड़ बचा। 1.5 करोड़ को डिवाइड करो 50,000 से, यानी कि 3 लाख रुपए, 3 रुपया, तो 3 रुपए के आपने 60% बांट दिया। आई थिंक डी, इसका डी जो है वो 1.8 है, और ईपीएस जो है उसका तो ईपीएस की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें 2 टाइप के आंसर आएंगे। ये जो ये जो 1.8 है, आप ये मान के चलो यही D0 है, तो 1.8 प्लस जी जो आएगा वो आएगा आपका D1, या फिर मान लो 1.8 ही G1 है। ये आप 2 टाइप के आंसर, मैंने आपको बताया था कि ऐसे एफएम में आप अजम्पशन लेके दोनों अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर, ये हो गया ना। इस क्वेश्चन में पहली बार हमने देखा, यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन लिखा था बी जी इज इक्वल टू बी आर लिखा था ना, कहाँ लिखा था आपने, ऐसा लिखा था ना, ये वाला था। इसको रेफर, कौन सा क्वेश्चन है,
बराबर है? ये मैंने क्यों लिखा? ताकि आपको समझे ऐसा कॉन्सेप्ट कहां पे आया हुआ है। ऐसा लग रहा है मैं अकेला तो नहीं आगे बढ़ रहा हूं, हम साथ साथ हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू गाइस। वैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 13 है ना, ये कुछ नहीं है, बहुत इजी है, पर इसमें वो ये भी अजीब और क्वेश्चन है, टैक्स वाली बात करें, वो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो आई थिंक 13 के ऊपर मैं आपको क्या लिखना मैं आपको बता देता हूं। ये 13 के ऊपर एक क्या क्या समरी पता है क्या इसका? ये देखो, दो टाइप के आपके वो होते हैं। एक आपका जो रिटर्न है ना, एक कई, देखो मैं आपको दो रहे, एक तो बिफोर बजट, यहाँ पर कई है बिफोर आफ्टर। बिफोर आफ्टर में बताओ क्या फर्क हुआ? उनका के मान लो 10% है, के 10% था और वो बिफोर टैक्स था, और अगर टैक्स 30% है तो आप मुझे बताओ, बिफोर बजट हम लोग चाह रहे थे, बिफोर बजट क्या मालूम क्या? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ किसके? SH लिख रहा हूं, नॉन टैक्सेबल इन दी बोलो क्या होगा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर? टैक्सेबल होगा तो वो बोलेंगे भाई मुझे 10% दे दो। नॉन टैक्सेबल क्योंकि मैं इसमें तो 3% दे रहा था, तो मैं 3% टैक्स खुद भर रहा था। अब अगर नॉन टैक्सेबल है, वैसे भी 10 का मतलब तो मेरे लिए 7 जैसा था, तो अब अगर आपने इस केस में 7 भी दे तो चलेगा। बाकी इस क्वेश्चन में अलग कुछ नहीं के, और क्योंकि आपको गॉर्डन में के ही लगता, गॉर्डन की 3 चीजें लगती है, एक के, एक आपको D1, एक जी, तो आपको 2 के, ये के 10%, एक के 7%, ऐसे आपको बिफोर आफ्टर में इतना ही चेंज है, और उसके हिसाब से 2 TMP निकलते। गॉर्डन में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपका ये और ये सेम अगर है तो के 2 के अलग अलग आंसर आएंगे, है ना? आई थिंक ये समझ गया आपको। ये भी कुछ अलग था इसलिए हमने इसको भी समरी में घुसेड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी बताओ, टाइम नहीं अपने पास। वो बोल रहा है तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5 है, नहीं रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर इज व्हाट, यानी कि के ही 15.5 है। और वो बोल रहा है कि फर्म हैज पेड डिविडेंड, लास्ट ईयर डिविडेंड है, हम लोग को D0 दिया है, वो 2 है, हम लोग को D1 निकालना है। डिटरमाइन ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज एस्टिमेटेड, ओके, ग्रोथ रेट 5% है, तो ये 2.1 हो रहा है, आपका जी भी 5 है। आपको क्या चाहिए फिर? अब हाँ बस देखो, अपने को के ही चाहिए, डी चाहिए, ये तो मिल ही गया, इससे तो अपना नॉर्मल वाला हो गया। तो अब अगले वाला जो है, आप डिविडेंड का 8% से ले लो, तो आपका जी भी चेंज हो जाएगा, और वो D1 2.16 हो जाएगा, और जब 3% बोलेंगे तो ₹2.06 हो जाएगा, और जी आपका 3% हो जाएगा। मुझे इस क्वेश्चन में कुछ खास लगा नहीं, हाँ मतलब वो कुछ इसकी लायक ही नहीं कुछ, ये सिर्फ थकने वाला काम है। इन दिसंबर 2011 AB कंपनी शेयर वाज सोल्ड एट 146, अ लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ रेट 7.5%, यानी जी कितना हो गया? TMP कितना दिया है? एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या हो रहा है? D1 बोल रहा है, बराबर है। व्हाट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट, यानी कि के ही बोल रहा है, वो के ही ढूंढना है, और ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं करना है, ये वाला तो खत्म है, ये फॉर्मूला में घुसे, हाँ नहीं ये तो खत्म है ना। अब ये वाले में थोड़ा सा दर्द है, दर्द इस बात का है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द AB कंपनी विल अर्न 10% ऑन बुक इक्विटी, यानी कि के ही कितना हो गया आपका? RR, यानी कंपनी कमा रही है, तो कंपनी R कब 10% कमा रही है? पहले इतना था, आपका रोमन 1 हो गया ना भाई। देखो आप मेरे साथ में फुल कॉन्सेंट्रेशन करो, जो चीजें हम लोग 8-9 घंटे में करते हैं पूरे क्लास में, वो हम 1 घंटे में खत्म कर रहे हैं, और इसके अंदर में आपके इसमें समरी भी हो जाएगी, आप ध्यान दीजिएगा, है ना? इसके अंदर गर्म दूध है, ये तो ऐसे ठंडा हो जाए, इसके अंदर गर्म दूध लिटनर्स हमें करना ही नहीं है लास्ट, क्योंकि गर्म दूध की क्वेश्चन सॉल्व है, उसका एक क्वेश्चन है, लिटनर्स का एक क्वेश्चन है, और वो तो क्या है,
वो तो आप जानते ही हैं। ध्यान से देखिए जरा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द आर बोटा 10% और कंपनी का बैलेंस कितना है, तो ये बैलेंस हो गया 60%, यानी जी इज इक्वल टू आपका 6%, तो अब 6% आपका वो हो गया। तो अब क्या हो गया, आपके पास में मिल गया जी 6%। वो बोल रहे हैं इन दिस केस वेदर देयर वुड बी एनी चेंज इन द ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट चेंज हुआ ना, ओ बटा के ढूंढ के निकाल लेंगे। आपका टीएमपी कितना है, 146 है, वो तो दिया हुआ है। और आपका D1 कितना है, D1 पता नहीं है इस केस में, बिकॉज आपका रिटेंशन रेशियो चेंज हुआ है। तो ये निकालने के लिए आपको पुरानी वाले का ईपीएस निकालना पड़ेगा। तो पुरानी वाले का ईपीएस निकालने के लिए आप एक काम करो, तो पुरानी वाले का क्या था ना, ये 3.36 था और उसका ग्रोथ रेट कितना था 7.5, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूंगा, इन्होंने रिटर्न का 10% दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों 10% आर दिया हुआ है, बैलेंस दिया नहीं है, पर जी दिया 7.5, तो मुझे तब बी मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू जी 7.5%, यानी कि मुझे 75% उसका पे आउट लग रहा पहले वाले का, और वो 75% जो है 3.36 है, यानी कितना आ रहा है 3.36 अपॉन 75%, हाँ पे आउट है, सॉरी पे आउट 25%, तो कितना आएगा 13.44 आपका ईपीएस है। तो आपका नया डीपीएस कितना आएगा, 60% रिटर्न है, 40% मल्टीप्लाई करो, तो आपका D1 कितना हो गया 5 तो आपके फॉर्मूला में क्या क्या डालेंगे आप लोग, तो अब ये तो आंसर आ जाएगा आप डायरेक्ट, तो अब D1 आ जाएगा, के आ जाएगा, ये सब आ गया आपका। पर इसी क्वेश्चन में और एक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने यहां पे एक डाउट पूछा था, सर ये जो क्या हो रहा है ना, आप जो बेस क्या पकड़ रहे हैं, याद है आप घनश्याम ने पूछा था, इन्होंने पूछा था, और यहां से भी वो पंजाब वाली चिंटी चले गए अब घर पे, उसने पूछा था, हाँ वो है यहाँ पे, आप तीनों ने एक सवाल पूछा था, ये वही सवाल है। हम इसको एक तो ऐसा मान के कर ले, या फिर अभी जो डिविडेंड 5.376 आया था इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग ईपीएस मानेंगे 7.5% वाली, तो 7.5% से लेस करो और 6% से ऐड करो, तो आपका नया ईपीएस आएगा, और उस ईपीएस का आप ये कितना है 40% मल्टीप्लाई कर दो। याद है आपको क्या मैंने बोला, पर क्या है ना, ये अजीब और गरीब क्वेश्चन है, इसके दो टाइप के वो निकलते हैं। एक बताओ क्या आंसर निकलता है इसका, एक आप क्या करो, ये जो ईपीएस है, कौन सी ईपीएस, जो ईपीएस कहते हैं 13.44 मान लेंगे, और इसी को ही D1 यानी कि 13.44 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, तो कितना आएगा 3। अब अगर आपको इसके अंदर आपका ग्रोथ कितना शामिल था 7.5, पर आपको तो अब तो 6 हो गया, तो अगर आपको G इज इक्वल टू 6% से करना है, तो अब एक काम करो, ये जो ईपीएस निकला है वो 13.44 को 7.5%, यानी कि आप समझ रहे हो ना 107.5% से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 100% से, तो वो आएगा बेस, और उस बेस के अंदर ऐड करो 6%, बराबर है 6% ऑफ किसका, इसका, बराबर है। ये आपका नया ईपीएस निकलेगा, कितना है ईपीएस 30, और अब जो नया D1 निकलेगा तो आपका 13.25 का आप मल्टीप्लाई करो 40%, 5.3 आप अभी बस हो गया है, ये तो आपको समझ गया ना, अब ये तो आ ही जाएगा। देखो भाई एक काम करो, इस क्वेश्चन पे आप क्या करो, इसको हट के लिख दीजिए, मतलब ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनेशन के पहले जाना चाहिए। मैं यहाँ पे देखो हटके वाले क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2, और इसके पहले भी एक क्वेश्चन था जो जहाँ पे ऊपर जा रहे थे हम लोग, वो 10 वाले को डाल दो, हटके क्वेश्चन है, वरना बैठेंगे फटके। इसको देख लेना एक बार, इसके बाद में आप सैंपल के लिए मुझे गर्म दूध पे लेके जाइए। 1 मिनट बेटा, आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, नहीं 1 ही मिनट में, मेरे को टाइम नहीं मेरे पास भी। जल्दी बताओ, गर्म दूध हो रहा है, अरे जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बोला इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा टीएमपी, टीएमपी इज इक्वल टू क्या आएगा, मल्टीप्लाई 7
और इसका आएगा डिविडेंड 5 प्लस ये आएगा और टीएमपी ऑलरेडी दिए रखा है। तो के आपका इसका ये तो निकले, ईपीएस तो निकल जाएगा। ओके, ये गरम दूध तो समझ गए। लिटनेस का एक बार बता दो बस, लास्ट क्वेश्चन। लिटनेस के ऊपर एक ही क्वेश्चन बता दो, फिर कैसे बताओ। यानी कि आपका D1 है इज इक्वल टू आपका D0 प्लस आप क्या कर रहे हो D0 प्लस आप कर रहे हो ईपीएस पे आउट बताओ। D0 कितना है 9.8, ईपीएस कितना हुआ 20 का पे आउट करो 40% हो गया। अरे पे आउट 60% है, ठीक है। अरे इतना चिल्ला रहे तो मुझे तो कुछ समझ रहे नहीं आप क्या चिल्ला रहे हो। आपके एक मिनट को भाई, ये समझ गया आप, ठीक है, वो इजी है दोस्तों। आई होप दिस इज बेनिफिशियल। तो अभी ये आपको अच्छा वाला फोटो निकालिएगा, एक मास्टर चार्ट है और उसके नीचे 3 4 5 6 7 8 9 अलग अलग समरी है। ये करेंगे तो उसके बाद में ये चैप्टर, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस? आर यू श्योर अबाउट दिस? आप लोग का होमवर्क बताओ क्या है। आईसीआई के इसमें क्वेश्चन पेपर जो दिए हुए हैं आपको सभी को सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है।